Hello friends, I am Kishan Barai from Barai Overseas. Welcome to the part 4 video of GST कोर्स सीरीज। दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि ये GST कोर्स सीरीज हम बना रहे हैं खास करके एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और छोटे स्टार्टअप्स के लिए। तो दोस्तों, ये पार्ट 4 में हम सीखेंगे कि GST ऑफलाइन यूटिलिटी टूल्स का कैसे उपयोग हम कर सकते हैं। मुझे काफी लोगों ने प्रश्न किया था। की सीरीज मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, ये अगर आप देख लेते हो तो आप अपना छोटा स्टार्टअप एक मैनेज कर सकते हो, उसका हिसाब अच्छी तरीके से रख सकते हो, उसको प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हो। ये वीडियो में हम एक्सेल फाइल की हेल्प से हमारे बिजनेस का जीएसटी का रिटर्न स्मूथ करेंगे, ऑटोमेट करेंगे। जीएसटी यूटिलिटी टूल की हेल्प से हमारा जीएसटी रिटर्न को आसान बनाएंगे, बहुत स्मूथ बनाएंगे। यहां पर हमारा दोनों काम हो जाएगा, बिजनेस का हिसाब भी मैनेज हो जाएगा और जीएसटी रिटर्न का फॉर्मेलिटी भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए दोस्तों ये सीखते हैं। वेबसाइट पे gst.gov.in, यहां पर आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ये डाउनलोड्स पे आप क्लिक करिए। यहां पर है ऑफलाइन टूल्स, ठीक है, और उसमें आपको सबसे फर्स्ट क्लिक करना है, दैट इज रिटर्न्स ऑफलाइन टूल्स। ठीक है, यहां पर आप जा सकते हैं। अब यहां पर अब ये ऑफलाइन टूल्स के बारे में बताया गया है। ये वर्जन जो है शायद आप जब एक्सेस करोगे तो इससे भी लेटेस्ट आ गया होगा। तो जो भी लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, वो यहां पर आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यहां पर आप इसको डाउनलोड करिए। प्रोसीड। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का जिप फाइल होगा जीएसटी ऑफलाइन टूल्स, जो आपके पीसी में डाउनलोड हो गया होगा। अब इनको आपको एक्सट्रैक्ट फाइल्स करना है। ठीक है, ये ताकि ये कंप्रेस फॉर्म है तो ये डीकंप्रेस हो जाए। ये आ गया। अब इस तरीके से फोल्डर होगा जीएसटी ऑफलाइन टूल्स, जीएसटी ऑफलाइन टूल्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसा फाइल्स आपको मिलेगा। सेक्शन वाइज सीवीएस होगा, एक एफएक्यू होगा। ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या सॉफ्टवेयर है? और ये खास करके आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, ये रहा। यहाँ पर मैंने उनका स्टार्ट है, यहाँ पर देखिए उनका आइकॉन है, तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये जो है ये वर्कबुक के ये जो है ये वर्कबुक के टेम्पलेट्स हैं। तो चलिए दोस्तों, ये समझते हैं ये सारी चीज़ें क्या है और कैसे हमारे बिजनेस में ये काम आ सकती है। तो सबसे पहले वर्कबुक टेम्पलेट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर नीचे आप देखोगे तो अलग अलग टैग दिए गए हैं, जैसे B2B है, B2B BA है। ये मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली ये क्या है, लेकिन बेसिकली पहले आप ये समझिए कि देखिए यहां पर एक आपका एक्सेल फाइल है जिसमें कुछ यहाँ पर डेमो हिसाब दिए गए हैं कि इस तरीके के आप हिसाब रख सकते हो। जैसे रिसीवर का डिटेल्स रख सकते हो, इनवॉइस नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, उनका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, ये रिवर्स चार्ज है या नहीं, राइट, एप्लीकेबल कितना टैक्स उसमें लग रहा है। तो ये एक प्रकार की आपकी एक बड़ी मास्टर फाइल है जहां पर आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस का, राइट, पूरा अपना हिसाब रख सकते हैं। लेकिन क्या है दोस्तों, ये ज्यादा बड़े बिजनेसेस के लिए हेल्पफुल है क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल है। इतना ज्यादा स्टार्टअप्स को नॉर्मली वर्क होता नहीं है। ठीक है, तो और ये इसका डेटा आपको पुराना डिलीट भी करना पड़ेगा, फिर नया एंट्री भी डालना पड़ेगा। तो माय एडवाइस टू यू इज दैट कि ये स्टार्टअप्स जो है, ये रहेगा कि स्टार्टअप जो है इससे भी इजी तरीके से रिटर्न्स फाइल कर सकता है, और मैं आपको इजीएस्ट प्रोसेस पूरा आपको सिखाने जाने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों, आखिर में यहां पर आपको एक मास्टर का टैब मिलेगा। इसमें यहां पर स्टेट्स जो है उसके बाजू में कोड दिए गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि जब हम जीएसटी में फाइल अपलोड करेंगे तो हमको ये गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही अपलोड करना पड़ेगा। हमारा कोई भी तरीके से हम अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या अलग एक्सेल फाइल बनाते हैं वो नहीं चलेगा। वी हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, इस तो ही हमारा जो जीएसटी का रिटर्न होगा वो बहुत ही क्विक और इजी होगा। लेकिन दोस्तों, हम ये केवल, ठीक है, रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं,
लेकिन ये फाइल से भी ज्यादा इजी और स्मूथ हमारे लिए क्या है, वो है सेक्शन वाइज सीवीएस फाइल। ठीक है, तो ये सेक्शन वाइज सीवीएस फाइल है। यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए दोस्तों, ये फाइल से ये सेक्शन वाइज है। ये हमारे स्टार्टअप के लिए यूजफुल है क्योंकि हमको स्पेसिफिक सेक्शन चूज करके उसमें हम डेटा फिलअप कर सकते हैं, जो काफी आसान और स्मूथ होगा। अब यहां पर एफएक्यू पढ़ लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, बहुत यूजफुल है आपके लिए ये पढ़ना। ये रिटर्न ऑफलाइन टूल्स आपको समझाता है कि किस तरीके से आपको ये यूज करना है। ठीक है, पूरा प्रोसेस डिटेल से बताया गया है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए B2B है, B2B ए मतलब क्या है, अमेंडेड B2B इनवॉइसेस है। B2CL का फाइल क्या है, B2C लार्ज है, यहां पर भी लिखा गया है। और इसके नीचे भी राइट अगर आप देखोगे तो इनका डिटेल दिया गया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर आप चेक कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर इस सेगमेंट में जाएंगे तो ये देखिए B2CS या B2C स्मॉल है, यहां पर उसका डिटेल दिया गया है। तो यहां पर भी छोटी छोटी चीज है, जैसे कि यहां पर अगर आप ये ई देखते हो तो ये ई कॉमर्स के लिए होगा, और यहां पर आप ओ ई देखते हो तो ये नॉन ई कॉमर्स सेल के लिए होगा। तो काफी सारी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन दी है, तो ये हम अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस चीज को अप्लाई करते हैं। अब यहां पर जो है, जो भी अब आपको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि यहां पर एक बड़ी चैलेंज ये है कि अगर आपने गवर्नमेंट की फाइल्स में चेंज करने का कोशिश किया तो आप अच्छी तरीके से अपलोड नहीं कर पाओगे। तो आपको मैनेज जीएसटी कैसे करना है, तो पहले आप अपने पीसी में फोल्डर बना लीजिए, और ये फोल्डर आपका स्पेशली जीएसटी रिटर्न के लिए रखिए। ठीक है, अब ये जीएसटी रिटर्न है, उसके अंदर आप चले जाइए और यहां पर एक आपको नया फोल्डर बना देना है। राइट, वो है आपका मंथ का। जैसे अगस्त का मुझे फाइल करना है तो मैं अगस्त जीएसटी रिटर्न यहां पर लिखूंगा। ठीक है, या फिर यहां पर अगस्त जीएसटी रिकॉर्ड लिख सकता हूं। अब अगर आपका इस तरीके से फोल्डर नहीं आता है तो यहां पर आप नंबर भी दे सकते हैं। जैसे यहां पर आप अगस्त का जो मंथ है 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगस्त का रहेगा, तो आपका क्या है, जनवरी फरवरी एक ऑर्गेनाइज तरीके से दिखेगा। तो चलिए अभी मैं ऐसे रखता हूं अगस्त जीएसटी रिकॉर्ड। अब यहां पर मैं आ जाता हूं। ठीक है, ये फोल्डर। अब क्या करूंगा, मेरे बिजनेस के लिए जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है जीएसटी फाइलिंग के लिए, वो मैं डिटेल्स यहां पर डाल दूंगा, ताकि क्या है, जब भी आपको उनकी रिक्वायरमेंट हो तो आपके पीसी से ये मिल सके। ठीक है, तो यहां पर आप ईयर भी डाल सकते हैं, जैसे जीएसटी रिटर्न का फोल्डर हमने बनाया हुआ है तो डाल सकते हैं। जैसे यहां पर आप मेन फोल्डर में ईयर अगर आप डाल देते हो तो भी आप अच्छा है, तो ये आप अपनी तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो यहां पर जो हमें है, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन वाइज जीएसटी टूल्स है, अब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन वाइज जीएसटी के एक्सेल फाइल है वो मैं यहां पर जरूर डाल देता हूं, फिर उसमें हम वर्क करेंगे। तो यहां पर ऑफलाइन टूल्स में गया, सेक्शन वाइज में जाता हूं, और यहां पर आप देखिए दोस्तों, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एक B2B सेल्स। ठीक है, तो जब भी मेरा B2B सेल्स होता है ये फाइल में यूज कर सकता हूं। और अगर मुझे पता नहीं चल रहा है कि B2B किसका है, कहां का है, तो मैं उनका जो FAQ पेज है PDF का वो मैं पढ़ सकता हूं, तो उसमें से मुझे मिल रहा है कि B2B सेल्स के लिए ये फाइल है। ठीक है, फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, ये B2C, ये B2C मेरा जो स्मॉल्स है। ठीक है, उसका रिकॉर्ड मुझे खास करके चाहिए होगा, क्योंकि मेरा काफी Amazon से सेल होगा, काफी फ्लिपकार्ट से सेल होगा, और काफी मेरा जो सेल्स होगा वो अपने स्टोर से भी होगा, रिटेलिंग भी होगा। तो सारे जो रिटेलिंग है ये इस तरीके के यहाँ पर डेटा आएंगे। होलसेलिंग है, जो B2B सा मैं बिजनेस को मैं बेच रहा हूं, ये B2B में डेटा आएंगे। उसके अलावा मेरा जो एक्सपोर्ट्स होता है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स का एंट्री भी यहां पर है EXP CVS करके, उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं। राइट, और यहां पर मैं कर देता हूं पेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर अभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है मेरे बिजनेसेस के लिए ये 3 है। अब देखिए दोस्तों, एज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सबसे टफेस्ट चीज बताता हूं ताकि आपको इजी आराम से आ जाए। अब मेन चीज है रिकॉर्ड को मेंटेन करना, वो है B2C, क्योंकि क्या है, बहुत सारा सेल्स होता है। यहां पर आपको बहुत इजी वे है। अब ये मैं बता देता हूं, थोड़ा पहले विथ बढ़ा देता हूं ताकि आपको समझ में आए क्या चीज है। अब ये देखिए दोस्तों, यहां पर ई का मतलब क्या होता है।
तो ई का मतलब ये ई कॉमर्स का के थ्रू आपका सेल हुआ है। यहां पर ई कॉमर्स के थ्रू सेल हुआ मतलब यहां पर आप एक दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सेल कर रहे हो, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, वहां पर आपके प्रोडक्ट सेल हुए हैं, ठीक है, इसलिए ई आएगा। अगर आप खुद के ई कॉमर्स से सेल करते हो तो आपका ये ई नहीं आएगा, अदर देन ई कॉमर्स आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप जो है ई कॉमर्स का जीएसटीआईएन आपको डालना होगा, और यहां पर अदर अगर आप सेल करते हो, जैसे आपकी खुद की वेबसाइट से सेल होता है, या फिर आपकी खुद की दुकान से सेल होता है, या फिर आप किसी आपने हैंड टू हैंड किसी को सेल कर दिया है, ठीक है, तो ये जो भी सेल्स आप अपने तरीके से करते हो उसमें ओ ई आएगा। ओ ई इंडिकेट्स अदर देन ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, और यहां पर ई कॉमर्स का मतलब है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अभी देखिए यहां पर जो है ये प्लेस ऑफ सप्लाई के पास में कोड लिखा है, तो ये हम मास्टर डेटा में से देख सकते हैं, प्लस हम गूगल भी कर सकते हैं। अगर आप गूगल करते हो स्टेट का जीएसटी कोड, वो भी आपको आ जाएगा। यहां पर केवल आपको अपने प्रोडक्ट के एप्लीकेबल रेट लिखने हैं, ये जो है ऑटोमेट कैलकुलेट हो जाएगा सॉफ्टवेयर में, और यहां पर जो है जितना चीज इसमें दिया गया है वही आपको लिखना है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें कोई आपको फॉर्मेट, कलर ऐसा कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, फॉन्ट बढ़ा दिया, राइट, अपना यहां पर कलर कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, तो अपलोड में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो अभी जो है ये डेटा जो है डेफिनेटली आप डिलीट कर सकते हो और अपने डेटा डाल सकते हो। तो चलिए यहां पर मैं मेरा डेटा डाल देता हूं। तो मेरा जो है ओ ई, जैसे अदर देन ई कॉमर्स सेल हुआ है, और मेरा जो सेल हुआ है गुजरात में सेल हुआ है। तो गुजरात का स्टेट कोड क्या आएगा? चलिए गुजरात का स्टेट कोड जो है वो हम गूगल कर लेते हैं, तो वो आएगा जीएसटी स्टेट कोड फॉर गुजरात, या फिर गुजरात जीएसटी स्टेट कोड ऐसे लिख सकते हैं, तो 24, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान रखिए दोस्तों कि एंट्री किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए 24 और यहां पर गुजरात। अगर स्टेट का स्पेलिंग भी गलत हो गया तो भी नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गूगल से स्पेलिंग आप चेक कर सकते हो। अब यहां पर जो मेरी प्रोडक्ट जो सेल हो रही है उसमें 5% जीएसटी है, ठीक है, यहां पर आप 5% लिख दीजिए। और यहां पर जो टैक्सेबल वैल्यू है, राइट, विदाउट अभी जीएसटी उसमें लगा नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ये जो है वो मेरी 10,000 है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये जो मेरी वैल्यू है वो 10,000 है, ठीक है, उसके ऊपर सेस नहीं है। और यहां पर मुझे ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटी देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद सेल किया है, ठीक है। तो ये एक आपका B2C, बिजनेस टू कस्टमर, जब आपका सेल होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर आपका सेल होता है, तो वहां पर जो सामने वाला पर्सन है वो रजिस्टर्ड नहीं होता, तो यहां पर उनका कोई नेम देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन देने का जरूरत नहीं है, इतना ही है। तो जब भी आप सेल करते आप रिकॉर्ड मेंटेन करते जाइए, ताकि क्या है जीएसटी के टाइम पे आपको रिटर्न फाइलिंग में बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो यहां पर जैसे आपका सेल होता है, ठीक है, अदर देन ई कॉमर्स या फिर ई कॉमर्स, तो यहां पर डाल देना है, प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर आपको डाल देना है, रेट डाल देना है, और यहां पर आपको टैक्सेबल वैल्यू डाल देनी है, ठीक है, जो आपकी बिल अमाउंट होगी बिफोर चार्जिंग द जीएसटी, ठीक है, उसके ऊपर यह रेट लगेगा, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है, और ये आप आराम से डे टू डे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका बहुत बड़ा सेल आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेल जो है वो फ्लिपकार्ट से आता है, फ्लिपकार्ट की भी एक अपनी फाइल होती है, वो आपको पूरा हिसाब देते हैं, अमेजोन भी देता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप बेचते हो तो उनका सेल्स रिकॉर्ड का समरी आ जाता है। लेकिन वो क्या होता है, सेल्स रिकॉर्ड का समरी जो है वो अलग फॉर्मेट में होता है। जैसे देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपना एक्सेल फाइल यूज कर रहे हो, तो हो सकता है अपने अपने टेम्पलेट में चीजों को बनाई है। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि ये चीज को किस तरीके से माइग्रेट करनी है अपने डेटा में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हो सकता है आप कुछ भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो और यहां पर आपकी एक अलग प्रकार की परचेस सेल्स एंट्री हो रही है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान ये रखना है आपको कि जब आप डेटा माइग्रेट करें, ठीक है, तो माइग्रेशन के वक्त ध्यान रखें कि ये फॉर्मेट में बदलाव नहीं होना चाहिए। यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई आना चाहिए, यहां पर रेट आना चाहिए, यहां पर टैक्सेबल वैल्यू आनी चाहिए, और जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वही आनी चाहिए। जो रिक्वायर्ड डिटेल्स नहीं है वो यहां पर हम फिल नहीं करेंगे। तो अब मैं समझाता हूं कि कैसे करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमको लेना है, ठीक है, आप इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप स्लैब पूरा सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे फॉर एग्जांपल ये मुझे पूरा का पूरा उठा के डालना है, ठीक है। तो यहां पर मैं करूंगा कॉपी, ठीक है, और मेरा यहां पर जो फॉर्मेट है, राइट, यानी कि गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उस पर मैं पेस्ट कर दूंगा। लेकिन देखिए दोस्तों यहां पर अलग अलग कलर्स आ गए, ये आ गया, तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ऊपर के टैब्स में जाइए, यहां पर आपको मिलेगा फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो ये फॉर्मेट पेंटर को आप क्लिक कर दीजिए और ये जो है यहां पर आपको फिर आगे फर्दर सिलेक्ट कर देना है। तो इसलिए क्या है, ये ऐसा ही फॉर्मेट हो जाएगा जैसे आपका आगे का सेल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे जो रिकॉर्ड्स है, ये आपके ई कॉमर्स के वेबसाइट्स के, जो भी आपको आप कहीं पर भी सेल कर रहे हो, ठीक है, या आप अपने अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो इस तरीके से रिकॉर्ड्स आप यहां पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब जो अनवांटेड रिकॉर्ड्स है मैं यहां पर डिलीट कर देता हूं। अब अनवांटेड रिकॉर्ड्स जो है यहां पर मैं डिलीट कर देता हूं ताकि हमको दिक्कत ना आए रिटर्न फाइलिंग में। चलिए यहां पर हमने डिलीट कर दिया, प्लस ये ऊपर के जितने फाइल्स है, ठीक है, उसको एक साथ में मैं सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो अब सॉरी, हेडिंग भी डिलीट हो गया, हेडिंग नहीं डिलीट होना चाहिए, ये जो है डिलीट, मेक श्योर कि दिस थिंग शुड बी देयर, राइट। तो यहां पर जो मेरा सेल हुआ है उसका यहां पर एक एंट्री है और यहां पर हमने ये बना लिया है। तो चलिए अब इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूं, कंट्रोल एस, यानी कि यहां पर देखिए ऐसा लिख कि आपका फॉर्मेट जो है ये फाइल का सीवीएस फाइल इसलिए है क्योंकि एज इट इज उसका फॉर्मेट जो पहले बनाया गया है उसी फॉर्मेट में रहे, फॉर्मेट में कोई बदलाव इसमें ना हो, ठीक है। तो यहां पर मैंने यस कर दिया है। अब ये फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपका सेल्स होगा या आपको यहां से सीधा आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। मेनली यहां पर आपको रिकॉर्ड तो सेल्स का ही मैनेज करना है। अब जब भी आपका दोस्तों सेल्स होता है, आपका जब भी सेल्स होता है आप तुरंत यहां पर एंट्री डाल सकते हो। इसी तरीके से आपका B2B का फाइल है तो B2B के एंट्रीज भी आप यहां पर डालेंगे, इसमें जीएसटी आएगा, ठीक है, लिखने का। बाकी जो है यहां पर आपके रेगुलर इनवॉइसेस आएंगे, ठीक है। फिर जो है यहां पर आपका एक्सपोर्ट्स का फाइल आएगा, तो एक्सपोर्ट्स का भी, राइट, यहां पर WO पे यानी कि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है और W पे यानी कि विद पेमेंट ऑफ टैक्स है। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, एक्सपोर्ट्स के रिफंड के बारे में भी हमको चर्चा करनी है, जो हम ये सीरीज में अगले पार्ट में लेंगे। तो यहां पर देखिए पोर्ट कोड भी है, पोर्ट डालना है, शिपिंग बिल नंबर है, डेट है, यहां पर जो एप्लीकेबल रेट है और टैक्सेबल वैल्यू। तो ये जो है राइट, आपको खास करके अपना एक्सपोर्ट्स का भी ये मेंटेन करना है। अब बात मेन आती है कि इसको अपलोड कैसे किया जाए फाइल्स को। चलिए अब हम कर लेते हैं लॉगिन। ये हो गया हमारा लॉगिन। यहां पर हमको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे। और पर्टिकुलर पीरियड जो हमारा रिटर्न फाइलिंग बाकी है वो हम जाते हैं अगस्त का। अब यहां पर हम जाते हैं प्रिपेयर ऑफलाइन पे। लेकिन याद रखना दोस्तों कि प्रिपेयर ऑफलाइन में जाके आप कंप्लीटली रिटर्न को ऑफलाइन अभी के टाइम पे नहीं कर सकते। ऑफलाइन हो जाने के बाद डेटा ऑटोमेटिकली आपको ऑनलाइन में शो करेगा। यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम ऑफलाइन में जाएंगे, फिर उस डेटा को वेरीफाई और सबमिट करने के लिए हमको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। कंप्लीट काम ऑफलाइन से नहीं हो जाएगा कि मैंने फाइल अपलोड कर दी हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर जो है हम ऑफलाइन में जाएंगे, यहां पर हमको इनवॉइस अपलोड करना है, तो यहां पर आप चूज फाइल करेंगे। अब यहां पर देखिए दोस्तों, एक आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी कि हमारा जो जीएसटी रिटर्न का पेज है, ठीक है, अगस्त का रिकॉर्ड है, यहां पर मुझे B2C का अपलोड करना है। चलिए तो ये देखिए दोस्तों, जेसन फाइल इज ओनली अलाउड, ठीक है, जबकि हमारा फाइल है वो CVS फाइल है, जेसन फाइल नहीं है। यानी कि अब हमको करना ये होगा कि जेसन फाइल में ये कन्वर्ट करना होगा। तो ये कैसे होगा दोस्तों, ये होगा हमारे सॉफ्टवेयर से जो गवर्नमेंट का है, जीएसटी ऑफलाइन टूल्स, ये आपने इंस्टॉल ऑलरेडी कर लेना है। अब यहां पर सबसे पहले आपका जीएसटी वगैरह पूछ सकते हैं। अब यहां पर न्यू जो है, अब यहां पर जीएसटी ऑफ सप्लायर, ठीक है। चलिए तो हम यहां पर हमारा डाल देते हैं जीएसटी नंबर,
ठीक है। अब टैक्स पीरियड जो हमारा है दैट इज दी अगस्त, सेल्स टैक्स पेयर है नहीं है, क्वार्टरली फाइलिंग नहीं है, हमारा मंथली फाइलिंग है, और टर्नओवर क्या 5 करोड़ से ज्यादा है तो यस आएगा साल का, अगर 5 करोड़ से कम है तो नो आएगा। तो स्टार्टअप्स यहां पर जो है नो क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये बता दिया गया है। देखिए दोस्तों, वेरीफाई कर लीजिए और फिर यस कर दीजिए। अब यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको एप्रोप्रिएट चूज करना है B2C, ठीक है, और ये B2C स्मॉल आएगा हमारा, ठीक है। तो B2C स्मॉल डिटेल्स, यहां पर आपको इंपोर्ट फाइल्स पे जाना है, अब सेक्शन चूज करना है। तो यहां पर जो है हमारा सेक्शन B2C स्मॉल आएगा, और यहां पर जो है हम इंपोर्ट CVS फाइल देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा CVS फाइल है, और ये हमने सेव जो हमारा किया था GST रिटर्न में, ये हमारे रिकॉर्ड में, ये CVS फाइल हमको ले लेना है, ठीक है। यहां पर आएगा वार्निंग। यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ये फाइल को अपलोड कर दिया है, ठीक है, इसलिए यहां पर ये डुप्लीकेट इनवॉइस शो कर रहा है। तो कब जब भी आपके इनवॉइसेस डुप्लीकेट हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर आपको क्लियर बता देगा। व्यू समरी में जाते हैं, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी कर दिया एक बार। तो यहां पर आप व्यू समरी में जाएंगे, जब भी अपलोड के बाद आपका एक बार हो गया है तो वो यहां पर शो कर देगा, ठीक है। तो यहां पर व्यू समरी में आप शो कर दिए। अब इसका मुझे जनरेट फाइल करना है, ठीक है। इसका जो है ये जेसन फाइल बनेगा। यहां पर आप देख सकते हो कि कितने इनवॉइस है आपका, 1 है, 100 है, 500 है, 1 लाख है, जितने भी है, राइट, यहां पर शो किया जाएगा। और यहां पर आपका जो है टोटल CGST अमाउंट, टोटल SGST अमाउंट, टोटल IGST अमाउंट जो भी एप्लीकेबल होगा, सेम स्टेट में आपने सेल किया होगा तो ऐसा स्प्लिट हो जाएगा रेट। और आपने डिफरेंट स्टेट में, आउट ऑफ स्टेट आपने, आपके स्टेट से बाहर आपने कोई भी बिजनेस किया है तो ये आपका टोटल IGST यहां पर शो करेगा, राइट। तो अब जेसन फाइल यहां से जनरेट होगा, क्रिएट जेसन फाइल टू अपलोड इन GST पोर्टल, यहां पर ये हो गया। अब ये जेसन फाइल को मैं सेव कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो है इसको मैं सेव कहां पर मुझे करना है दोस्तों, सेव एक ही फोल्डर में आपको करना है। डेस्कटॉप में जाइए, GST रिटर्न, यहां पर अगस्त रिकॉर्ड में ये मैं सेव कर देता हूं, ठीक है। तो ये मेरा जेसन फाइल है वो सेव हो गया यहां पे। अब ये सॉफ्टवेयर का अब कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जेसन फाइल मैं आपको बता देता हूँ कहां पर सेव हुआ है। ये देखिए जेसन, ये जेसन यहाँ से खुलेगा नहीं, ठीक है, ये केवल अपलोड के लिए है। यहाँ पर इसका रीनेम कर सकते हैं, जैसे B2C जेसन, ऐसा आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब फर्दर जो है हम यहाँ पर इनवॉइस अपलोड में जाएंगे, चूज फाइल करेंगे, और ये हमारा जेसन फाइल है वो यहाँ पर हम ओपन कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, ये बता रहा है कि जेसन फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। द वैलिडेशन प्रोसेस में टेक अप टू 15 मिनट्स, ठीक है। तो 15 मिनट तक वेट करिएगा, ठीक है। और यहां पर आप बैक टू रिटर्न फाइलिंग जा सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा दोस्तों कि ये अपलोड हुआ है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये प्रिपेयर ऑनलाइन से पता चलेगा। तो हम 15 मिनट वेट करते हैं, क्योंकि पोर्टल जो है आपके डेटास को एक्सेस करके फिर वो ऑनलाइन मोड में, जो ऑनलाइन प्रिपेयर ऑनलाइन का टैब है उसमें डेटा को माइग्रेट कर देगा, डाल देगा, ताकि आपको डेटा एंट्री ना करना पड़े, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम यहां पर हमारा रिटर्न्स चेक कर लेते हैं, और यहां पर आप देखिए दोस्तों, अब आपको प्रिपेयर ऑनलाइन आना है, ठीक है। ऑफलाइन अपने डेटा अपलोड कर दिया, जो भी और अलग आपको डेटा सेक्शन वाइज अपलोड करना है तो आप पहले ऑनलाइन में अपलोड कर दीजिएगा, चाहे B2C की बात हो, एक्सपोर्ट इनवॉइस की बात हो, या B2B की बात हो, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा प्रिपेयर ऑनलाइन पे। अब यहां पर आप देखिए, हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों, B2C में हमारा जो भी सेल्स था, राइट, वो आ गया, और यहां पर टोटल टैक्सेबल लायबिलिटी ये ऑटोमेटिक हो गया। इसमें हम क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों, हमारा जो इनवॉइस हमने डाला था यहां पर अपलोड हो गया। यहां पर आपके जितने एक्सेल फाइल के इनवॉइस होंगे, चाहे 50 हो, 100 हो, 500 हो, 1000 हो, जितने भी हो, यहां पर आप आराम से डाल सकते हैं। अब कोई छूट गया है या किसी को डिलीट करना है तो ऐड डिटेल्स वगैरह यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा दूसरे इनवॉइसेस डालने का, लेकिन ये चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अब ये जो दोस्तों हमने पार्ट 3 वीडियो में देखा था रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस, ये प्रोसेस को ज्यादा स्मूथ बना देता है ऑफलाइन यूटिलिटी। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से डेटा आपको मेंटेन करना है, और किस तरीके से आपको ऑफलाइन यूटिलिटी की हेल्प से आपको रिटर्न फाइल कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर जो है आपको जो अदर डिटेल्स है, राइट, जैसे कुछ डिटेल्स छोटी मोटी होती है, जैसे यहाँ पर
HSN वाइज का डिटेल्स हो गया, एक डॉक्यूमेंट इश्यूड हो गया, तो ये जो है ये आप खुद कर सकते हैं, राइट। इट इज सो इजी कि इसमें आपको यूटिलिटी का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर आप जो है कितने इनवॉइस नंबर से कितने इनवॉइस नंबर आपने जो है इश्यू किया हुआ है, टोटल नंबर कितने हैं, कितने इनवॉइस कैंसल्ड हुए हैं आपके, और नेट इश्यूड कैसे है, और आउटवर्ड सप्लाई है, तो यहां पर मैं ऐड डॉक्यूमेंट कर सकता हूं। यहां पर मेरा जो इनवॉइस नंबर है वो यहां से, या जैसे मेरा INV/001 टू जो मेरा है फॉर एग्जांपल INV/005, ये यहां पर मैं कर सकता हूं। फिर ये टोटल मेरे कितने इनवॉइस हुए, 5। अब कैंसल्ड कितने हुए हैं, 0 कोई हुए हैं, नेट इश्यूड यहां पर फाइल आ जाएगा। अब ये मान के चलिए मेरा एक्सपोर्ट का इनवॉइस सीरीज अलग है, तो मैं इसमें ऐड डॉक्यूमेंट कर सकता हूं। ये मेरा एक्सपोर्ट का इनवॉइस सीरीज हो सकता है, ये मेरा एक्सपोर्ट 001 टू एक्सपोर्ट मेरा है 007, ठीक है। तो यहां पर जो है मेरे टोटल नंबर है 7 इश्यू किए गए हैं, यहां पर जो है 0 है। इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट आराम से ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है जिसमें आप यूटिलिटी टूल का आपको मदद लेना पड़े, ये आप कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में ये आराम से कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों HSN कोड वाइज समरी भी आप खुद डाल सकते हैं। जैसे एक HS कोड का आपका टोटल कितना सेल हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमारा एक्सेल का सीरीज है दोस्तों, उसका हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से आप VLOOKUP की फीचर यूज करके, या फिर आप जो ऊपर फिल्टर डाल के आप पता कर सकते हैं कि हमारे ये एक HS कोड से कितना डील हुआ है, कितना टर्नओवर हुआ है पर्टिकुलर HSN को लेके, ठीक है। तो यहां पर भी आप मल्टीपल जो भी आपके HSN कोड से शिपमेंट्स हुए हैं उसका आप डिटेल HSN वाइज भी डाल सकते हैं। तो बाकी के जो है टैब्स दोस्तों, जैसे आप भी जानते हो कि एक मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायर्ड भी नहीं है, क्योंकि एवरी टाइम आप डेबिट क्रेडिट नोट इश्यू नहीं करते, और करते भी है तो मैन्युअली डाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप फाइनली फिर जो है यहां पर आपके हर वक्त इनवॉइसेस के अमेंडमेंट नहीं होते। तो ये तो अमेंडमेंट के लिए है कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक्सपोर्ट्स के बिल में कोई गलती कर दी है, ठीक है, तो मैं टेबल 6A की बदले अब मेरा अमेंडमेंट यहां पर एक्सपोर्ट इनवॉइस 9 है, ठीक है, 9A है, उसमें मैं डेटा डालूंगा। तो अमेंडमेंट सारे इनवॉइसेस में नहीं होंगे, यहां पर जो है मुझे इनवॉइस नंबर डाल के उसको अमेंड करना है। तो एक दो में कुछ एरर होगा, ठीक है, तो वो मैं यहां पर बिल रिवाइज कर सकता हूं, अमेंड कर सकता हूं। तो ये कुछ चीजें जो है वो आपको मैन्युअली ही इजी रहेगी, जो मैंने बता दी। बाकी की जो डिटेल्स है मेनली डेटा फिलअप की, वो आप ऑफलाइन यूटिलिटी की टूल से आप यहां पर ऑटोमेट करके उसको अपलोड कर सकते हैं। आपको बता दिए जो आपको फिलअप करना है। फिर यहां पर आप जनरेट समरी कर सकते हैं, कुछ बाकी रह गया होगा तो बता देगा, वरना आपका अप्रूव हो जाएगा। देन यू विल बी एबल टू सबमिट एंड देन यू विल बी एबल टू फाइल रिटर्न, ठीक है। इतना आप कर देते हो आफ्टर द टिक, ठीक है, देन इट्स डन, ठीक है। आपका ये जो है GSTR1 दैट वुड बी फाइल्ड, ठीक है। GSTR 3B तो ऑलमोस्ट ऑटोमेट है, उसमें ज्यादा आपको डेटा का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका जो ITC का लायबिलिटी है वो एडजस्ट करना है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूं, क्योंकि मुझे आपको ये भी समझाना है कि किस तरीके से एक्सपोर्टर्स रिफंड ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं वो कवर कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो का मेरा मेन पर्पस ये था कि किस तरीके से डेटा जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने एक्सेल फाइल से, जो आप मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपका GST रिटर्न का फॉर्मेलिटी स्मूथ और आसान बन पाए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।